मेरा नाम पीयूष राठौर है। आइकन स्टेप लर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री के लेसन फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है। इस लेसन में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे केमिकल अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, रेसिप्रोसिटी क्या होती है, कोलिजन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के आखिरी तक बने रहें और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा और आप इन सब्जेक्ट्स के वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। The process in which new substance are formed in with new property। ऐसे प्रोसेस जिस प्रोसेस में नए सब्सटेंस बनते हैं अपनी नई प्रॉपर्टीज के साथ, उन्हें हम केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होगी। ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, उसकी भी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होगी। और वाटर जो है वो एक प्रकार का लिक्विड है और लिक्विड होने की वजह से इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस हुआ। जो चीजें इन रिएक्शन को करने में भाग ले रही है अथवा करने में सहायक रूप दे रही है उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, यानी सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसा कि आप सभी यहां देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही दोनों मिल रहे हैं तभी वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। इसके आगे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी रिएक्शन में होने के बाद जब नए सब्सटेंस बनते हैं अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ, उन्हें हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसा कि आप ऊपर से देखते हुए आए हैं, यहाँ हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला, वाटर मिला। हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और जो बनता है ये एरो जो होता है वह इस बात को दर्शाता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट के द्वारा प्रोडक्ट बन रहा है उस तरफ ये एरो का निशान है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद क्या बन रहा है, हमारा वाटर बन रहा है। यहां तक नोट करिए, इसके आगे मैं बताता हूं। इसके आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की, यानी किस प्रकार से रिएक्शन होता है, यानी किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन के कुल 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी ना कोई गैस निकलता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट के रूप में सॉलिड फॉर्म के रूप में कुछ ना कुछ बच जाता है। तीसरा, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाता है। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। और पांचवा, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इन पांचों से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है कम से कम इन पांचों चीजों में से कोई एक चीज जरूर होता है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। जैसे हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो होता है वह इवॉल्व होता है। उसी तरह हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट की। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। थर्ड इज चेंज इन कलर। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कलर भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम ले लेंगे, मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटल होता है, और जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम को हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, याद रखिएगा मैग्नीशियम जो है वह सिंपली व्हाइट कलर का एक मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक व्हाइट पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। उसी तरह चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को देखते हैं कि या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जैसे क्विकलाइन को यानी चूने को, पत्थर चूना जिसे कॉमनली रूप में बोलते हैं, उसको जब पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप देखे होंगे कि वो बॉयल्स करने लगता है, यानी कि खौलने लगता है, और चूने का अथवा उस जो मिक्सचर हुआ या जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह चेंज इन स्टेट की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर वैक्स ले लें, मोम अथवा मोमबत्ती जिसे कहते हैं, और उस मोमबत्ती को हम जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वो क्या करता है, सॉलिड स्टेट में जो मोम रहती है वह पिघल करके लिक्विड स्टेट में बदल जाती है। ठीक उसी तरह एक और एग्जांपल है, जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं, जैसे कार्बन मुख्यतः रूप में हमें सबसे अधिकतर और मूलतः कोयले के रूप में प्राप्त होता है, जो कि कोयला एक सॉलिड होता है, और जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि एक प्रकार का गैस होता है। यहाँ क्या था, कार्बन था जो कि एक सॉलिड है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है जो कि यार एक गैस है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 5 चीजें अथवा 5 में से कोई ना कोई कम से कम एक चीज जरूर होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में। यहां तक नोट कर लिए। इसके आगे हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले एंड सिंबल्स, यानी कि जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल्स के आधार पे एक अरिथमेटिक वे में लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और ऐसा करते क्यों हैं? हालांकि ऐसा करने का मेन रीजन ये होता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को इस क्रम में केवल एक रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो उससे हमें ज्यादा कुछ नॉलेज प्राप्त नहीं होती है कि कितने मात्रा में जिंक है, कितने मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड है, और प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट जो है वो कितने मात्रा में है। ठीक, और ये बहुत बड़ा भी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे सिंबल के माध्यम से लिखते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिंक को हम लोग अगर सल्फ्यूरिक जिंक को हम लोग Zn से रिप्रेजेंट करें, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिप्रेजेंट करें, और ये दोनों जब रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस अलग कर देंगे। तो अभी यहाँ देख रहे हैं Zn जो है वह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें जिंक सल्फाइड और सल्फेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और इस इक्वेशन के आधार पे हम बड़े आसानी से जान सकते हैं कि Zn हमारा एक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और सल्फेट S एक है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। उसी प्रकार से जिंक सल्फेट एज अ प्रोडक्ट के रूप में जो बन रहा है उसमें Zn एक है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स या यूं कह लीजिए कि एक मॉलिक्यूल्स के रूप में हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। इन केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड इक्वेशन और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन वह केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट के जो एटम्स के नंबर होते हैं वह प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर के एकदम इक्वल होते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट होंगे तो हमें 2H2O यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे। आप यहाँ अच्छी तरह से देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 है, और एज अ प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, उनके एटम्स हैं 2 है। हमारा अगला टॉपिक है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ जितने भी किसी भी रिएक्टेंट में एटम्स की संख्याएं होती हैं वो प्रोडक्ट के संख्याओं के बराबर नहीं होती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ फेरस जो है वह वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बना क्या रहा है, Fe3O4 और साथ ही साथ H2 हो रहा है। आप ध्यान से देखिए Fe कितना है, फेरस कितना है, 1 है, यहाँ Fe कितना है, 3 है। तो सबसे पहले और साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 4 है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन सिर्फ क्या है, 1 है, और हाइड्रोजन की मात्रा H2 और यानी कि इक्वल है। तो अब इसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। अब इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं, पहली चीज तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए जो दिया हुआ हमारा इक्वेशन है उसमें से कभी भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को घटा नहीं सकते, बल्कि हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा Fe है वह रिएक्टेंट में कितने हैं, हमारे रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है, और प्रोडक्ट में हमारा कितना है, 3 है। यानी हम अगर इस 1 की जगह Fe को अगर हम 3 कर दें तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा इस प्रकार से। और ठीक उसी तरह हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 है और साथ ही साथ प्रोडक्ट में भी 2 है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है जबकि प्रोडक्ट में हमारा 4 है। अगर हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 1 की जगह 4 करना चाहें तो यहाँ पे 4 तो कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि इस बात का भी ध्यान देना है कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है या कोई भी जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के रूप में बन रहा है वो वास्तविक रूप में होना चाहिए। तो H2O4 तो कभी अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ये कभी बैलेंस्ड होगा ही नहीं।
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 4 और प्रोडक्ट भी 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ करके 8 हो जाएगी। अब हमारे पास हाइड्रोजन 2 थी, अगर हमें हाइड्रोजन को एज अ रिएक्टेंट 2 की जगह हम अगर 8 कर दे रहे हैं हाइड्रोजन को, तो प्रोडक्ट में भी हमें क्या करना होगा, 8 करना होगा, यानी 2 में क्या करेंगे 4 और जोड़ना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए कि 4 H2 के मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ 2 की जगह हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। और ये देखिए हमारा जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन था वो बैलेंस्ड हो गया। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग दो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे। हमारे सामने पहला है NaOH प्लस H2SO4, ये रिएक्ट कर रहा है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में Na2SO4 बना रहा है और H2O बना रहा है। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में क्या क्या चीजें हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और साथ ही साथ सब इक्वेशन पे देखेंगे सोडियम की संख्या एज अ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 5 है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और सल्फर कितने हैं, 1 है। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो सोडियम हमारे पास कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 यहाँ है और 1 यहाँ, यानी कि 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ है, और सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है। ठीक, सबसे पहले हम अगर सोडियम को बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे 2 करना होगा, तो हमारा सोडियम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन सोडियम अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं और इक्वल करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या यानी 2 और 4 6 हो जाएगी 5 की जगह पे। तो अगर ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई और साथ ही साथ हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, जो कि 2 और इधर भी 2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो हमको यहाँ करना क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी 4 है, हमें ऑक्सीजन 2 की जरूरत होगी। अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं तो हमारे ऑक्सीजन इक्वल हो जाते हैं। क्या हाइड्रोजन भी इक्वल हो जाएगा 2 करने पे, आप ध्यान दीजिए, तो हाइड्रोजन H2 है और यहाँ 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ H2O पे 2 कर देंगे तो यहाँ 5 की जगह ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और देखिए आप ध्यान दीजिए क्या हमारा ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ। हाँ, इसके आगे हम नेक्स्ट इक्वेशन पे पहुंचते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस, जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो AlOH का होल थ्राइस और साथ ही साथ Na2SO4 बनाता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ Al कितना है, रिएक्टेंट के रूप में Al जो है वह 2 है, सल्फर जो है वह कितने हैं, अगर यहाँ होल थ्राइस में है तो हम यूं कर सकते हैं कि सल्फर हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12 और 1 13, यानी ऑक्सीजन कितना हुआ, 13 हुआ, और साथ ही साथ हाइड्रोजन हमारे पास 1 है और सोडियम यानी Na जो है वह कितना है, वह भी 1 है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट में, तो एल्युमिनियम कितना है, Al हमारे पास प्रोडक्ट में 1 है। ठीक, उसी तरह सल्फर कितने हैं, सल्फर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 3 और साथ ही साथ 4 3 4 7 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ है, और Na यानी सोडियम कितना है, 2 है। अगर हम इस रिएक्शन पे ध्यान से देखें तो Al जो है, Al की मात्रा कितनी है,
2 है। हम अगर यहाँ पे Al को 2 कर दें तो हमारे Al क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो गए। लेकिन अब आगे हम देखते हैं Al यहाँ 2 है, Al यहाँ भी 2, हमारा इक्वल हो गया। लेकिन इसके अगर हम आगे देखते हैं तो Na हमारा कितना है, 2 है। जबकि हाँ, एक चीज और, ऑक्सीजन की मात्रा में कितनी बढ़त हुई ये देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 3 2 जा 6 है और 4 यहाँ, यानी ऑक्सीजन की संख्या 7 से बढ़कर के 7 से बढ़कर के 10 हो जा रही है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है वह 6 हो जा रहा है। ये इतनी चीजें बढ़ गई। अब हम अगर यहाँ पे इसके आगे अब करें क्या, सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है। सल्फर हमारे पास यहाँ पे 3 है। अगर हमें सल्फर को 3 इक्वल करना है तो यहाँ पे 3 करना होगा, ठीक। तो हमारा सल्फर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, ठीक। लेकिन अगर सल्फर इक्वल हो जा रहा है, सॉरी सोडियम इक्वल हो जा रहा है तो सल्फर कितना हो गया हमारा, सोडियम जो है हमारा 6 हो गया। यहाँ पे हमारा सोडियम कितना है, सिर्फ 1 है, यहाँ 6 हो गया प्रोडक्ट में। लेकिन रिएक्टेंट में सोडियम कितना है, सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ अगर 6 कर देते हैं तो हमारा सोडियम भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 6 ऑलरेडी हो गया और प्रोडक्ट में भी 6 हो गया। यानी इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितना है, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन किधर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यानी 12 और 6 कितने हैं, 18 ऑक्सीजन हमारे पास है। और इधर हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ करके कितने हो गए, 18 हो गए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 या 12 और 6 यहाँ, यानी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये भी रिएक्शन जो है अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो गया। इसको नोट करिए। इस प्रकार से हम लोगों का अनबैलेंस्ड इक्वेशन कंप्लीट हुआ। आपके पास जो कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो या एस चांद हो या प्रदीप की केमिस्ट्री हो, आप सारे इक्वेशंस को, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप में हमारे मेंटर्स भी हैं, मैं भी रहूंगा, जो कि आपको हर एक प्रॉब्लम्स के या किसी प्रकार के कंफ्यूजन को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें 100 अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आगे की वीडियो में हम लोग आगे की चीजें जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।